बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन यानी कि ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने की हिस्ट्री क्या थी, सब साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किया और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से ये पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास बनता गया। अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने साइंटिफिक मेथड वाला टॉपिक डिस्कस किया था तो उस टाइम मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि साइंस में हर वक्त न्यू डिस्कवरीज होती रहती हैं, और जो न्यू डिस्कवरीज होती हैं वो या तो ओल्ड डिस्कवरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है, यानी कि ओल्ड डिस्कवरी रिजेक्ट हो जाएगी और न्यू डिस्कवरी ही एक्सेप्ट होगी। या फिर अक्सर ऐसे होता है कि जो न्यू डिस्कवरी होती है वो ओल्ड के अंदर ही उसके अंदर मॉडिफिकेशंस ऐड कर दी जाती है, यानी कि न्यू चीजें ही ओल्ड में ऐड कर दी जाती हैं। तो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये इसकी आप लोगों के पास बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि किस तरह हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, फिर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आई, कुछ चेंजेस आई और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, फिर थ्री किंगडम से फाइव किंगडम बना, फाइव किंगडम से थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम बना। और ये जो डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये आप लोगों की प्रीवियस बुक में बिल्कुल नहीं था, अभी न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, साइंटिस्ट ने सब ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो किंगडम्स में रख दिया, यानी कि प्लांटी और एनिमेलिया, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, और एनिमल्स जो कि अपने खाने के लिए प्लांट्स पे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स थे, शॉर्ट कमिंग्स थे, उनको कवर करने के लिए थ्री किंगडम सिस्टम आया, जिसमें तीसरा किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, जो कि क्या था, प्रोटिस्टा था। और ये किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में ये सिस्टम दिया था। ये इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट का नाम, इसलिए मैंने अभी ही साथ मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को ये बार बार आपकी आंखों के आगे से गुजरे और याद रहे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि थ्री किंगडम के अंदर भी जो चीजें अभी कवर नहीं हुई थी या जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए फाइव किंगडम सिस्टम बना। उसमें हमारे पास कौन से फाइव किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। और उसके बाद अब आपकी बुक में एक ऐड हुआ है थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका ये मतलब नहीं है कि फाइव किंगडम की जगह थ्री डोमेन सिस्टम आ गया है। डोमेन एक ऐसी ब्रांच ऐड की गई है, मतलब कि एक ऐसा ग्रुप ऐड किया गया जो कि किंगडम से भी बड़े रैंक पर है। और उस डोमेन में क्या किया गया है, सब ऑर्गेनिजम्स को, हमारी अर्थ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ तीन डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। और ये किसने दिया था, कार्ल वूज ने 1977 में दिया था। हमने अपने पिछले लेक्चर टेक्सोनोमिक रैंक्स में जो टेक्सोनोमिक रैंक्स को स्टडी किया था, वो किसने सजेस्ट किए थे, किसने बनाए थे, वो बनाए थे कार्ल लीनियस ने 1735 में। और बाद में 1977 में हमने उसी टॉपिक में पढ़ा कि एक नया रैंक ऐड हो गया था, किसका, डोमेन का। तो वो किसने ऐड किया था, कार्ल वूज ने ऐड किया था वो रैंक। और उसके अकॉर्डिंग सब ऑर्गेनिजम्स को तीन डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब आप सब भी अपनी बुक्स ओपन कर ले और हम इस टॉपिक को बुक से रीड करते हैं और इसको फर्दर समझते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री है उसको पुराने यानी बहुत पुराने टाइम तक क्या किया जा सकता है, एंशियंट टाइम। एंशियंट क्या होता है, पुराना टाइम, पुराना वक्त। तो पुराने वक्त तक उसको ट्रेस बैक किया जा सकता है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो इंसान बहुत पुरानी तारीखों से करता आ रहा हो, उसको कहते हैं कि ट्रेस बैक टू द एंशियंट टाइम्स, यानी कि बहुत पुराने वक्तों से क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री जो है वो चलती आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको ये जो 5 पॉइंट्स है और ये जो साइड बॉक्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। इसमें से आपका कोई शॉर्ट लॉन्ग कभी भी नहीं आता, सिर्फ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। और उसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको साइंटिस्ट का नेम पता होना चाहिए और उसका वर्क पता होना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने क्या काम परफॉर्म किया, सिर्फ उसका नाम और उसका काम पता होना चाहिए। ये जो डेट्स दी हुई है ना, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको रीड तो करवा दूंगी, लेकिन आपको ये डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी पेपर में आपसे नहीं पूछी जाती, ना एमसीक्यूज में ना किसी क्वेश्चन में। द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल, एक जो यूनानी फिलोसोफर था यानी फलसफी था अरिस्टोटल, उसने सबसे पहले क्या किया था, उसने क्या काम किया था, उसने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि एरिस्टोटल ने सारे ऑर्गेनिजम्स के जो अर्थ पे थे उनके सिर्फ दो ग्रुप्स बना दिए। कौन से दो ग्रुप्स बना दिए, एक तो बना दिया प्लांट्स का और एक बना दिया एनिमल्स का।
प्लांट्स कौन होते हैं जो खुद अपने लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और एनिमल्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो एरिस्टोटल ने सिर्फ और सिर्फ सब ऑर्गेनिजम्स के क्या बना दिए, दो ग्रुप्स बना दिए। अच्छा, अब एरिस्टोटल की यहाँ पे डेट लिखी हुई है 384 से 322 बीसी। और यहाँ पे ना मैं आपको एक थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, जो आपने वैसे तो अपनी 5 6 7 में हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बीसी और एडी का डिफरेंस। बीसी कहते हैं बिफोर क्रिस्ट को, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो पहले का वक्त था उसको क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं। और एडी होता है एनो डोमिनी, क्या होता है, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश के बाद का वक्त था ना, उसको क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। सही है। इसका मतलब होता है, एडी का एनो डोमिनी का लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी हजरत ईसा की पैदाइश के बाद का वक्त। अगर लिखा हो ना फॉर एग्जांपल 500 बीसी, 500 बीसी लिखा, तो इसका मतलब है कि हजरत ईसा की पैदाइश से 500 साल पहले का वक्त, हजरत ईसा की पैदाइश से 500 साल पहले का वक्त। और अगर फॉर एग्जांपल 2025 एडी लिखा है, तो इसका मतलब है कि हजरत ईसा की पैदाइश से 2025 साल बाद का वक्त। तो ये एक थोड़ी सी छोटी सी बात थी कि अगर आप लोगों को इसका नहीं पता तो क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि एक अरब स्कॉलर था अबू उस्मान उमर अल जाहिज, अरब स्कॉलर था, उसका नाम क्या है, अबू उस्मान उमर अल जाहिज। उसने डिस्क्राइब किया था करेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि खसूसियात को, कितनी 350 स्पीशीज की, एनिमल्स की 350 स्पीशीज की उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया ना स्पीशी कैसे है। अब फॉर एग्जांपल एनिमल है, तो एक एनिमल डोंकी है, वो डोंकी की स्पीशी है। एक एनिमल हॉर्स है, तो वो अलग एक स्पीशी है। जैसे हमने बताया था कि डोंकी और हॉर्स एक स्पीशी नहीं हो सकती, क्योंकि इनका जो आगे से ऑफस्प्रिंग बनता है म्यूल, वो फर्टाइल नहीं होता। स्पीशी तो वो होती है ना कि जिसके ऑफस्प्रिंग जो है वो फर्टाइल हो, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके। अब डोंकी एक अलग स्पीशी है, हॉर्स एक अलग स्पीशी है, टाइगर अलग स्पीशी है, लॉयन अलग स्पीशी है, इस तरह करके कैट अलग स्पीशी है। तो एनिमल्स की 350 अलग अलग स्पीशीज की इसने क्या बताई थी, करेक्टरिस्टिक्स बताई थी, खसूसियात बताई थी। उसके अलावा ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स, और उसने चींटियों की, आंट्स की लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। एरिस्टोटल ने सब ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने एनिमल्स की 350 स्पीशीज की करेक्टरिस्टिक्स बताई। एक काम ये किया, और दूसरा काम ये किया कि आंट्स की लाइफ के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा। उसके बाद एक इटालियन बोटेनिस्ट था। बोटेनिस्ट कौन होते हैं, जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग ना पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं कि प्लांट्स को स्टडी को हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। अच्छा, तो इटालियन बॉटनिस्ट था, उसका नाम क्या था, एंड्रिया कैसलपीनिया। और डेट क्या है, 1519 से 1603 एडी। वैसे ही आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। उसने क्या किया, डिवाइड किया था प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में। सब प्लांट्स को कितने ग्रुप्स में उसने डिवाइड कर दिया था, 15 ग्रुप्स में, 15 ग्रुप्स में उसने डिवाइड किया था। अब इस तरह भी एमसीक्यू आ सकते हैं कि एंड्रिया कैसलपीनिया ने प्लांट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया, 15 में किया, 20 में किया, 25 में किया। और उसने उन ग्रुप्स का क्या नाम रखा, जेनरा। हमने अभी पीछे पढ़ा ना कि स्पीशीज जो है वो मिलके क्या बनाती है, जीनस बनाती है, यानी कि जीनस जो है वो स्पीशीज से बड़ा रैंक जो है वो क्या है, जीनस है। तो उसने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन ग्रुप्स का नाम उसने क्या रखा, जेनरा। नेक्स्ट हमारे पास एक फ्रेंच बोटेनिस्ट है टॉर्नी फोर्ड। उसने इंट्रोड्यूस करवाया था टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। हमने पीछे सारे टेक्सा पढ़े हैं ना, 7 रैंक्स हमने पढ़े हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो उसमें से जो क्लास और स्पीशीज का जो रैंक था ना, क्लास का और स्पीशीज का जो रैंक था, वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो टॉर्नी फोर्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था, कार्ल लीनियस। बायोलॉजिस्ट कौन है, जो लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्ल लीनियस जो कि स्वीडिश था, तो मतलब सूडान से कब रहने वाला था, स्वीडिश था कार्ल लीनियस। उसने क्या किया, उसने क्रिएट कर दी एक पूरी टेक्सोनोमिक हायरार्की। पूरी की पूरी टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की क्या होता है कि चीजों को उनकी इंपॉर्टेंस या लेवल के हिसाब से एक ऑर्डर में अरेंज कर। जैसे हमने पीछे टेक्सोनोमिक रैंक्स पढ़ा, उसी को टेक्सोनोमिक हायरार्की भी कहा जाता है। लेवल्स के अकॉर्डिंग चीजों को जो है वो अरेंज करना, लेवल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो उसने ऑर्गेनिजम्स को 7 टेक्सा में क्लासिफाई किया, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। और 7 टेक्सा कौन कौन से थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। यहाँ पर ना एक साइड बॉक्स है, साइड बॉक्स को आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो साइड बॉक्स को इग्नोर कर देते हैं, और एंड में इसी में से एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं आप लोगों के काफी इंपॉर्टेंट। तो आपने साइड बॉक्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना। जहाँ इतना सब कुछ पढ़ लिया है, तो वहां एक इतना सा साइड बॉक्स क्या कह रहा है।
अच्छा, तो इन 1172 में इब्ने रुश्द जिसको यूरोप के लोग क्या कहते थे? एवेरोस कहते थे। यूरोप में इनको एवेरोस के नाम से याद किया जाता है। तो इब्ने रुश्द जो हैं वो एक मुस्लिम फिलोसोफर भी थे और एक डॉक्टर भी थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल की एक बुक थी डी एनिमा। डी एनिमा एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है ऑन द सोल। यानी कि इस बुक में उन्होंने ना रूहों के मुतालिक लिखा था, रूह के बारे में लिखा था। वैसे भी वो एक फ़लसफ़ी थे, तो उन्होंने रूह के बारे में पढ़ा और लिखा कि रूह क्या होती है, इस बुक का मेन पर्पस क्या था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि रूह होती क्या है, इंसान, जानवर, पौधों की रूह में फ़र्क क्या होता है और रूह का यानी सोल का बॉडी के साथ क्या कनेक्शन होता है। तो इसमें उन्होंने ना सोल के बारे में, रूह के बारे में लिखा था डी एनिमा में। लेकिन जो इब्न रुश्द थे ना एवेरोस, जिनको यूरोप में एवेरोस के नाम से याद किया जाता है, तो उन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया था, किसमें ट्रांसलेट किया था? अरेबिक में ट्रांसलेट किया था। तो इनका वर्क क्या था कि इन्होंने एरिस्टोटल की बुक डी एनिमा को अरेबिक में तर्जुमा किया, यानी कि अरेबिक में उसको ट्रांसलेट किया। अब सिर्फ आपने इन साइंटिस्ट के नेम और उनका काम याद रखना है कि किस साइंटिस्ट ने क्या-क्या काम किया, जो कि आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। अब जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो क्या है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें से ना आपके पास कोई एमसीक्यू भी आ सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन उठ सकता है, इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपके पेपर में लॉन्ग इसमें से कभी भी नहीं आएगा। तो आपने इसको शॉर्ट के अकॉर्डिंग करना है कि शॉर्ट में भी ज़्यादातर जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में या तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ का डिफरेंस पूछ लिया जाता है आपसे, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगी। और या फिर इसके ना मोस्टली जो है वो शॉर्ट कमिंग्स या ड्रॉबैक्स पूछे जाते हैं कि इसमें क्या कमी थी, क्या ड्रॉबैक था इसका, जिसकी वजह से जो है वो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये दो तरीके के मेन जो है वो शॉर्ट आपके इसमें से बन सकते हैं और या फिर कोई एमसीक्यू आ सकता है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था? इट वाज़ द अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, सबसे पुराना, सबसे ज़्यादा पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम जो सबसे पहले आया था, वो कौन-सा था? वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था और इसमें सब ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 किंगडम्स में क्लासिफ़ाई कर दिया गया था। और वो 2 किंगडम्स कौन-से थे? एक था प्लांटी और एक था एनिमेलिया। द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद, यानी कि ऑटोमेटिक जो काम हो रहा होता है हम उसको कहते हैं ना ऑटो। तो ऑटो कहते हैं खुद और ट्रोफ कहते हैं फूड को। तो खुद जो अपना फूड बना लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और उनको किस किंगडम में रखा गया था? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया था। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, उनको किस में रखा गया था? वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। हेटेरो का मतलब होता है दूसरा, यानी कि कोई दूसरा उनको फूड प्रोवाइड करे और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? फूड, यानी कि वो प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते थे अपने फूड के लिए। उनको किस में रखा गया था? किंगडम एनिमेलिया में। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक आपको बताया गया है ऑटोट्रॉफ्स के बारे में और यहाँ से लेके यहाँ तक बताया गया है हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में। अब अगर आपके पास डिफरेंस आ जाए, तो मैंने आप लोगों को पहले डिफरेंस लिखने का मेथड समझाया हुआ है, लेकिन अब इसमें आपके पास 2 पॉइंट्स बनने हैं डिफरेंस के। हर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर डिफरेंस आता है तो 2 पॉइंट्स आप लोगों ने एटलीस्ट लाज़मी लिखने हैं। एक उसकी डेफिनिशन हो जाती है ज़्यादातर में और एक उसकी एग्जाम्पल हो जाती है और इसमें भी वैसे आपके पास 2 पॉइंट्स आराम से बन रहे हैं। आपने पहले तो लगानी है दरमियान में लाइन, डिफरेंस कभी भी लाइन लगाए बगैर नहीं लिखना। इस साइड पे आपने ऑटोट्रॉफ्स लिख देना है, इस साइड पे आपने क्या लिख देना है? हेटेरोट्रॉफ्स। सही है। अब ऑटोट्रॉफ्स में सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या बनना है? द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। सही है, यहाँ पे आपने वो पॉइंट लिख देना है। और हेटेरोट्रॉफ्स में आपने लिख देना है द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। ये हो गया एक पॉइंट आपका। फिर आपने यहाँ पे लिखना है ऑटोट्रॉफ्स वर क्लासिफाइड इन द किंगडम प्लांटी, ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। और हेटेरोट्रॉफ्स का दूसरा पॉइंट आपने लिख देना है कि हेटेरोट्रॉफ्स वर क्लासिफाइड इन किंगडम एनिमेलिया। ये आपके पास इजी हो गया। उसके बाद अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, किसी एक दो एग्जाम्पल की हेडिंग देके यहाँ पे किसी प्लांट्स के नाम लिख दो और यहाँ पे एग्जाम्पल की हेडिंग देके किसी एक दो एनिमल्स के नाम लिख दो। तो इस तरह से आपके पास तीसरे पॉइंट में एग्जाम्पल भी बन सकती है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो प्रोकैरियोट्स थे, प्रो कहते हैं हम पुराने को, प्री से वर्ड निकले प्रो यानी कि पुरानी चीज, और कैरियोन कहते हैं न्यूक्लियस को। तो जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता था, यानी और जो यूनिसेलुलर होते थे, ये वाले जो ऑर्गेनिज्म थे प्रोकैरियोट, जिनमें बैक्टीरिया आ जाता है और आर्किया आ जाता है, और उसके अलावा जो फंजाई थे
फंजाई क्या होती है, वो जो आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई पुरानी रोटी, ब्रेड या कोई इस तरह की जो पुरानी चीज़ पड़ी होती है, उसके ऊपर व्हाइट कलर की या कभी-कभी ग्रीन कलर की ना एक उल्ली सी लग जाती है, जिसको फफूंदी भी बोलते हैं। तो वो असल में फंजाई होती है, वो जो उसके ऊपर एक ग्रोथ हो जाती है ना व्हाइट कलर की अजीब-सी जाले-जाले सी अजीब-सी, वो होती है फंजाई। तो ये जो फंजाई थे और ये जो प्रोकैरियोट्स थे ना, इनको इस सिस्टम में किस किंगडम में रखा गया था? किंगडम प्लांटी में। हालाँकि प्लांटी में तो देखो ना यूकेरियोट्स आ जाते हैं, जिन जो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, जिनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस प्रॉपर प्रेज़ेंट होता है, इस तरह के ऑर्गेनिज़म्स आते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स तो यूकेरियोट्स हैं, लेकिन अब इसमें क्या था कि जो प्रोकैरियोट्स थे और जो फंजाई थे, जो कि इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, उनको भी किसमें रख दिया गया था? प्लांट्स में। अच्छा ये वैसे इसकी ये रीज़न भी थी कि जो प्रोकैरियोट्स ना वो बैक्टीरिया वगैरह उनमें कुछ बैक्टीरियाज़ ऐसे थे जो फोटोसिंथेसिस भी करते होते थे और फूड प्रोड्यूस करते थे। तो उन्होंने फिर क्या किया इनको किंगडम प्लांटी में रख दिया। लेकिन वो जो थे वो प्लांट से ये प्रोकैरियोट्स जो हैं वो प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट है बैक्टीरिया और आर्किया। अब नेक्स्ट जो है ना नीचे ये क्या है ये ड्रॉबैक्स हैं या फिर इसको शॉर्ट कमिंग्स भी कहते हैं। ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्या हैं ड्रॉबैक्स जो कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। तो टेक्सोनोमिस्ट फाइंड दिस सिस्टम अनवर्केबल। जो टेक्सोनोमिस्ट थे उन्होंने टेक्सोनोमिस्ट कौन थे जिन्होंने जो ये लेवल्स में या ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन की बेसिस पे। तो टेक्सोनोमिस्ट ने क्या किया उनको ये सिस्टम जो था वो बिल्कुल अनवर्केबल लगा यानी कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था उनके लिए। क्यों? क्योंकि जो काफ़ी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे यानी कि जो सिंगल सेल यूनि क्या कहते हैं एक यूनिट को सिंगल चीज को। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता था जैसे कि यूग्लिना है। यूग्लिना जो है ना वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है और वाटर वगैरह में रहता है और ना क्या नाम है जैसे कि फ्रेश वाटर होते हैं पॉन्ड्स वगैरह। तो यूग्लिना के अंदर ना दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी यानी कि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता था। क्लोरोफिल ही तो वो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर जो कि उनको ग्रीन कलर भी देता है और क्लोरोफिल ही होता है जिसके थ्रू प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता था। तो ये तो उसकी होगी प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन वो तो एनिमल लाइक भी था क्योंकि वो डार्कनेस में जब अंधेरा हो जाता था उस टाइम पे वो फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं करता था और वो हेट्रोट्रॉफिक मोड में आ जाता था। अंधेरे में तो प्लांट्स भी नहीं करते फोटोसिंथेसिस क्योंकि प्लांट्स को भी लाइट चाहिए होती है। फोटोसिंथेसिस का मतलब ही क्या है कि फोटो कहते हैं लाइट को और सिंथेसिस कहते हैं प्रोड्यूस करने को। तो लाइट की प्रेजेंस में जब फूड प्रोड्यूस किया जाता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो लेकिन ये प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक मोड में तो नहीं आते ना उस टाइम पे। लेकिन ये जो थे ना यूग्लिना ये डार्कनेस में हेट्रोट्रॉफिक मोड में आ जाते थे यानी कि जब अंधेरा होता था ना तो ये उस टाइम पे अपनी न्यूट्रिशन के लिए यानी कि अपनी ग़िज़ाइयत के लिए हेट्रोट्रॉफिक मोड में आ जाते थे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करने लग जाते थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि इनके अंदर सेल वॉल भी नहीं थी। अब सेल वॉल क्या होता है ये जैसे हमारा एक सेल है ना सेल के अंदर अब काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होता है। प्लांट्स का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि थोड़ा-सा जो है वो पुश होके साइड पे चला जाता है पेरिफेरी की तरफ क्योंकि उनके अंदर वैक्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना सेल्स वाला तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। उसमें आपको डायग्राम से हर चीज़ से क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये जो आउटर कवरिंग होती है ना जो प्रोटेक्ट करती है सेल को ये होती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? प्लांट्स के केस में एक और कवरिंग होती है। इस आउटर कवरिंग के बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको क्या कहा जाता है? सेल वॉल। ये जो अंदर वाली लेयर है ये तो सेल मेम्ब्रेन है जो एनिमल्स में भी प्रेजेंट है और प्लांट्स में भी प्रेजेंट है। लेकिन प्लांट्स ये सब में प्रेजेंट है लेकिन प्लांट्स के अंदर जो है वो एक आउटर एक्स्ट्रा कवरिंग है जो हमारे अंदर नहीं है, एनिमल्स में नहीं है, ह्यूमंस वगैरह में नहीं है, सिर्फ प्लांट्स में होती है जिसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं जो कि प्लांट्स को ना उनकी शेप को मेंटेन रखने में और रिजिड रखने में उनको हेल्प करती है। तो इनके अंदर भी क्या था एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक में एक तो कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि हेट्रोट्रोफिक हो जाते थे डार्कनेस में और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि इनके अंदर सेल वॉल नहीं थी। तो ये अब क्या हो गया यूग्लिना जो है उसके अंदर तो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई उसके अंदर तो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई। अब ये तो एक हो गया मसला क्योंकि अब यूग्लिना को प्लांट्स में रखेंगे तो वो तो उसके अंदर तो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं लेकिन अगर उसको एनिमल में रखा जाएगा तो उसके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो हैं। तो इस वजह से एक सेपरेट किंगडम की ज़रूरत थी ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनके अंदर कोई प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि उनको प्लांट में रखना चाहिए या एनिमल में रखना चाहिए। ये बात तो क्लियर ही नहीं हो रही
तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होना चाहिए था, एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए था। तो एक तो पॉइंट ये हो गया यूग्लिना वाला ड्रॉबैक्स का। और दूसरा पॉइंट ये था कि दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो सिस्टम था ना, वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को क्लियर नहीं कर रहा था। अब प्रोकैरियोट्स क्या है, हमने पढ़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोट्स क्या है, जो कि हमारे पास यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। और कैरियन मैंने आपको बताया न्यूक्लियस को कहते हैं। तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके दरमियान जो था वो डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा था। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि फंजाई को प्लांटी में रख दिया गया, हालांकि, और प्रोकैरियोट्स को भी प्लांटी में रख दिया गया, हालांकि प्लांटी यूकैरियोट्स हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स को भी क्या कर दिया गया, यूकैरियोट्स के किंगडम में रख दिया गया। तो इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं की गई ना इस किंगडम में कि प्रोकैरियोट्स होते हैं या यूकैरियोट्स होते हैं और उनका डिफरेंस होता है, ऐसी कोई बात इस किंगडम, इस वाले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थी उसमें की ही नहीं गई। तो प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का तो डिफरेंस क्लियर हुआ ही नहीं। तो ये दो इसके क्या चीज शॉर्ट कमिंग्स थी या ड्रॉबैक्स है जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और आपने इसी तरह से दोनों को पॉइंट्स बना के लिखना है। पॉइंट्स बना के पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, यानी कि पहला पॉइंट इस तरह से और उसकी बात बता देनी है, फिर सेकंड पॉइंट इस तरह से बुलेट्स बना के आपने लिखना है, और ऊपर हेडिंग देनी है शॉर्ट कमिंग्स एंड ड्रॉबैक्स। जब आप इस तरह से हेडिंग्स दे के और पॉइंट्स बना के इस तरह से सिमेट्री में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो एग्जामिनर पे आपका अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है, उसको क्लियर भी होता है कि आप क्वेश्चन में क्या क्या बताना चाहिए। अगर आप इस तरह से पैराग्राफ के फॉर्म में लिख देंगे ना, तो वो चीज़ इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं देती और आपको इतने मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। जब आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे ना, तो आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। मैंने अपने एग्जाम्स में इसी तरह से इसी पैटर्न्स को फॉलो किया था। मैं आपको फर्दर बताती जाऊँगी साथ-साथ मैंने किस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया था, और मेरे बायो में फुल मार्क्स थे, और टोटल जो मेरे मैट्रिक में थे वो 96% मार्क्स थे। इसी तरह से थे कि मैंने अपने पेपर को भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया था। अच्छा पढ़ने के साथ-साथ ज़रूरी ये है कि आपकी पेपर प्रेज़ेंटेशन भी अच्छी हो और आप पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन 1866 द जर्मन ज़ूलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल प्रपोज्ड अ थर्ड किंगडम। अच्छा, 1866 में, अब ये डेट आप लोगों को पता होनी चाहिए, 1866 में एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट है। ज़ूलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और उसका नाम क्या था, अर्नस्ट हैकेल। ये तो लाजमी याद रखना है। अर्नस्ट हैकेल प्रपोज्ड अ थर्ड किंगडम। अर्नस्ट हैकेल ने एक तीसरा किंगडम दिया, और उसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, प्रोटो कहते हैं पहला, यानी प्रिमिटिव, पुरानी चीज, पहली चीज, उसको हम कहते हैं प्रोटो, और इस्टा कहते हैं ऑर्गेनिजम्स को। यानी कि प्रोटिस्टा जो थे वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो प्लांट्स और एनिमल्स और फंजाई वगैरह की तरह फुली डेवलप्ड तो नहीं होते, लेकिन उनकी थोड़ी थोड़ी इनके अंदर क्या होती है, क्वालिटीज होती हैं। तो अब ये सिस्टम किसके लिए डेवलप किया गया था, जो भी हमने पिछले उसमें पढ़ा है ड्रॉबैक में, यूग्लिना के बारे में। तो यूग्लिना के लिए एक नया किंगडम आया जो कि प्रोटिस्टा था, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो फुली डेवलप्ड तो नहीं होते, लेकिन उनके अंदर थोड़ी थोड़ी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं, प्लांट्स की और एनिमल्स की। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स थे जिनके ऊपर क्या बन रहा था, मतलब कि इशू बन रहा था कि ये प्लांट्स हैं या ये एनिमल्स हैं, ये क्या हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, प्रोटिस्टा। तो अब ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी, ये टू किंगडम से थ्री किंगडम सिस्टम में कन्वर्ट हो गई। He also included prokaryotes। अब उस वक्त जो था वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का भी तो मसला था। एक मसला तो यूग्लिना का था ना, हमने जो पिछले ड्रॉबैक्स पढ़े, और दूसरा इशू किसका था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस जो था वो क्लियर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रोकैरियोट्स है, जैसे कि बैक्टीरिया और आर्किया हैं, उनको भी इस प्रोटिस्टा के अंदर ही रख दिया, जितने भी प्रोकैरियोट्स। तो उस वक्त प्रोकैरियोट्स प्लांटी में थे पिछले किंगडम में हमारे पास। जो पिछली सिस्टम था क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें प्रोकैरियोट्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया था, लेकिन यहाँ पे जो नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ, प्रोटिस्टा, उसमें एक तो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को भी इसी में रख दिया गया, और जो प्रोकैरियोट्स थे उनको भी इसमें ही रख दिया गया। लेकिन इस सिस्टम में फंजाई जो था वो अभी तक किंगडम प्लांटी में था। हमने पीछे पढ़ा ना कि प्रोकैरियोट्स और फंजाई दोनों को प्लांटी में रखा गया था। अब प्रोकैरियोट्स को तो इस न्यू किंगडम में डाल दिया गया, लेकिन जो फंजाई था वो अभी तक प्लांटी में ही था। अब ये जो है ना, ये इस थर्ड किंगडम के शॉर्ट कमिंग्स हैं। ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये इसके शॉर्ट कमिंग्स या फिर ड्रॉबैक्स, किसी भी तरह आपके पास क्वेश्चन आ सकता है किसी भी वर्ड में। तो फंजाई को अभी तक जो था वो किंगडम प्लांटी में ही रखा गया था। कुछ टेक्सोनोमिस्ट जो थे उन्होंने अब इस बात पे डिसएग्री किया, इस बात पे इशू उठाया कि फंजाई जो है वो किंगडम प्लांटी में क्यों है,
क्योंकि फंजाई रिजेंबल तो करते हैं प्लांट से बहुत सारे तरीकों से, फंजाई प्लांट से रिजेंबल करता है, लेकिन फंजाई जो है वो क्या है, वो हेट्रोट्रोफ्स हैं। क्योंकि क्या है कि फंजाई अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो हेट्रोट्रोफ्स हैं, वो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, दूसरों पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और अपना फूड कैसे लेते हैं, एब्जॉर्प्शन से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ना फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाती हैं यहाँ से, मैंने इसीलिए इसको अलग से हाईलाइट भी किया हुआ है कि आपको पता हो कि फंजाई की ये हमारे पास जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फंजाई अपना फूड कैसे लेते हैं, फंजाई अपना फूड एब्जॉर्प्शन से लेते हैं। अब एब्जॉर्प्शन क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ये होती है कि फंजाई जो है ना वो मैंने आपको बताया जो पुरानी जो ब्रेड होती है, रोटी, उनके ऊपर जो है वो फंजाई ग्रो करते हैं, और डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स वगैरह के ऊपर भी। तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, अपने एंजाइम्स को उसके ऊपर रिलीज कर देते हैं, जिस चीज के ऊपर वो ग्रो कर रहे होते हैं ना उसके ऊपर वो उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कर देते हैं। वो एंजाइम्स जो है ना वो नीचे जो भी फूड पार्टिकल होता है उसके ऊपर वो एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे, और उसके क्या करवा देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको तोड़ देंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, उसकी ब्रेक डाउन करवा देंगे। अब वो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे, और फंजाई के अंदर क्या होती है, हाइफी होती है। फंजाई जो भी होते हैं ना उनके अंदर हाइफी प्रेजेंट होती है। आगे चल के आप फंजाई के जब पढ़ेंगे ना मतलब उसको पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके अंदर ना हाइफी होती है। हाइफी ऐसे होते हैं, ऐसे थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, धागे धागे। वो फिर क्या करते हैं, अपने उन स्ट्रक्चर्स के थ्रू ना ये जो फूड होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाते हैं, जज्ब करते जाते हैं। तो इस तरह से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना फूड लेते हैं, कि पहले उसकी डाइजेस्टिव एंजाइम से ब्रेक डाउन होगी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसकी, और फिर फंजाई जो है वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाएंगे। तो फंजाई प्लांट से रिजेंबल तो करते थे, लेकिन ऑटोट्रॉफ्स नहीं थे, हेट्रोट्रॉफ्स थे। उसके अलावा जो उनकी सेल वॉल थी, अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि प्लांट्स के अंदर जो है वो एक बाहर एक और जो है वो वॉल प्रेजेंट होती है, एक और कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो फंजाई के अंदर भी सेल वॉल तो थी, प्लांट्स से तो रिजेंबल करते थे ना, हमने पढ़ा है। तो सेल वॉल तो उनके अंदर थी, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। सेल्यूलोज क्या होता है, वो एक ग्लूकोज के ना मॉलिक्यूल से बना होता है सेल्यूलोज, और वो प्लांट्स की सेल वॉल को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसको रिजिड करते हैं, उसको ठोस बना देते हैं, और प्लांट्स को शेप और सपोर्ट देते हैं। मैंने आपको बताया ना कि सेल वॉल प्लांट्स में इसीलिए होती है क्योंकि प्लांट्स को एक शेप देती है, प्रॉपर सपोर्ट देती है। तो जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती थी, लेकिन जो फंजाई थे उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई थी, उनकी सेल वॉल काइटिन से बनी हुई थी। काइटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि फंजाई, इंसेक्ट्स या कॉकरोचेस की जो है ना वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। उनकी जो सेल्स की जो सेल वॉल होती है ना उसकी सेल्स उनके अंदर जो है ना वो प्रेजेंट होता है। अब क्या है कि जो काइटिन है ना वो ग्लूकोज और नाइट्रोजन के ग्रुप से मिलकर बना होता है। सेलुलोज तो ग्लूकोज थी ना, ये इसके अंदर ग्लूकोज के साथ साथ क्या आ जाता है, नाइट्रोजन का ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये सेल वॉल को ना स्ट्रॉन्ग बना देता है और साथ में उसको फ्लेक्सिबल बना देता है और वाटर प्रूफ होता है। तो अब डिफरेंस तो आ गया ना कि प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है। अब इनके अंदर सेल वॉल तो है, लेकिन इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई है। तो अब ये प्लांट किंगडम में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि एक तो ना ये प्लांट्स की तरह ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये तो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, और दूसरी बात ये है कि इनकी जो सेल वॉल है वो भी प्लांट से क्या थी, डिफरेंट थी। तो अब इसकी शॉर्टकमिंग क्या थी, फंजाई, यानी फंजाई के लिए एक अलग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि वो प्लांट से रिजेंबल तो करते हैं बट वो प्लांट्स की तरह नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि पिछले जो 2 किंगडम और 3 किंगडम थे ना उनके सारे ड्रॉबैक्स को क्या करेगा, कवर कर लेगा। इन 1937 में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था ई कैटन, इसको ई कैटन भी कह सकते हैं, इसको ई चैटन भी कह सकते हैं। उसने क्या टर्म सजेस्ट की थी, उसने एक तो टर्म सजेस्ट की थी प्रोकैरियोटिक की, और साथ एक और टर्म उसने सजेस्ट की थी यूकैरियोटिक की। तो ये जो दो टर्म्स थी ना ये साइंटिस्ट ने सजेस्ट की थी। अब प्रोकैरियोटिक हमने पढ़ा, क्या मतलब होता है कि प्रो का मतलब होता है विदाउट या प्री या पुराने, और कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। और ये ऑर्गेनिजम्स को इसने किस तरह डिस्क्राइब किया था, बैक्टीरिया, यानी इसकी एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स कौन है, बैक्टीरियाज वगैरह। और यूकैरियोटिक जो है वो कौन है, वो प्रोटिस्टा है, जो अभी हमने न्यू ग्रुप पढ़ा क्या था, प्रोटिस्टा, नया किंगडम जो अभी हमने पढ़ा यूग्लिना वगैरह जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो प्लांट से भी रिजेंबल करते हैं और एनिमल्स से भी रिजेंबल करते हैं।
तो क्या हुआ कि यूकेरियोटिक टर्म उसे डिस्क्राइब की थी प्रोटिस्टा को डिस्क्राइब करने के लिए, फंजाई को, एनिमल्स को और प्लांट्स को। अब अक्सर बच्चों को लगता है कि प्रोकैरियोट्स का मतलब है सिंगल सेल और यूकेरियोट्स का मतलब है मल्टी सेल। ऐसा नहीं है। ये बात तो है कि प्रोकैरियोट्स हमेशा से यूनिसेलुलर ही होते हैं, लेकिन जो यूकेरियोटिक है ना, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। जो इनका मेजर डिफरेंस है ना, वो है न्यूक्लियस की बेस पे, क्योंकि इनके नाम से पता चला, इनके नाम में ही कैरियोन का वर्ड यूज हो रहा है, कैरियोटिक, कैरियोन, और कैरियोन कहते ही न्यूक्लियस को है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो मेजर इनका डिफरेंस है, और भी इनमें काफी सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस की बेसिस पर। तो इस तरह से जो हमारा एक प्रॉब्लम पीछे से चलता आ रहा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ठीक से डिस्क्राइब नहीं हो पा रहे थे, कभी प्रोकैरियोट्स जो है वो यूकैरियोट्स के ही ग्रुप में है, कभी यूकैरियोट्स का कुछ और इशू हो रहा है, तो उन्होंने फिर ये एक साइंटिस्ट है ई चैटन, इसने क्या किया, इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के लिए मतलब एक टर्म दे दी कि प्रोकैरियोट्स जो है वो बैक्टीरियाज है और यूकैरियोट्स क्या है वो प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स है। यहाँ तक तो हो गया इसका वर्क। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1969 में। ये अब इम्पोर्टेंट बात है, एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था। इकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो इकोलॉजी को पढ़ते हैं, जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन वगैरह को पढ़ते हैं। तो जो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था उसका नाम क्या था? रॉबर्ट विट। उसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। और अब इस सिस्टम की बेसिस क्या थी? अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये कभी कभी आप लोगों के बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आ जाता होता था। मतलब इसके चांसेस होते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आ जाए। 2 किंगडम और 3 किंगडम तो शॉर्ट में ही आते ना, लेकिन ये फिर भी लॉन्ग में आ सकता होता था। लेकिन इस दफा ज्यादा चांसेस ये हैं कि डोमेन जो है वो एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, तो वो उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। जो भी हम टॉपिक 2.5 और 2.6 में भी डिस्कस करेंगे डोमेन्स को, तो उसके लॉन्ग में आने के चांसेस जो है वो थोड़े ज्यादा हैं। तो क्या इसको ये शॉर्ट में आपके पास फिर भी आ सकता है, लेकिन आपने ये इस तरह से याद करना है कि लॉन्ग में भी आ जाए तो आप इसको कर सकें। इसके क्या है, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन। अब ये जो सिस्टम की बेसिस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बताई हुई, ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जो रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसकी बेसिस क्या थी। तो ये दो उसकी बेस हैं। एक बेस थी उसकी लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल्स किस तरह से खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ज्यादा सेल्स होते हैं, अकेले रहते हैं, या फिर कॉलोनीज बना के रहते हैं। इस तरह से जो सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसकी एक बेस तो इसकी ये थी, और दूसरी बेस थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो अपनी न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिएंट्स, अपनी ग़िज़ाइयत को कैसे लेते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कि एक तो थे प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया और आर्चिया, दूसरे थे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यानी प्रोटिस्टा, और तीसरे थे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक यानी फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे ना आपको मैं यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनिजम्स है ना, जैसे उनको दो तरीके के हैं, प्रोकैरियोटिक हैं या फिर यूकैरियोटिक हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक है उनका वो मेजर क्या है कि वो न्यूक्लियस के बगैर है, और यूकैरियोटिक क्या है, उनमें ट्रू न्यूक्लियस है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक है वो तो हमेशा ही यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्स है, और उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दी हुई है देखें, बैक्टीरिया एंड आर्चिया। ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक है। अब जो यूकैरियोटिक है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है, वो या तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और वो मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, यानी सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं और मैनी सेल्स वाले भी हो सकते हैं। अब जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है उसमें कौन आ जाते हैं? प्रोटिस्टा आ जाते हैं। ये जो प्रोटिस्टा है ना, ये क्या है, जिसमें हमने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया था, ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। यूकैरियोट्स तो हैं, यानी न्यूक्लियस तो इनमें प्रॉपर है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन सेल इनका एक ही होता है। ये पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना होता है। और उसके बाद हमारे पास है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिनमें काफी सारे सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड होता है। अब उसके एग्जांपल में हमारे पास क्या चीजें हैं? फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो फंजाई हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ये क्या है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स, अपने फूड को कैसे लेते हैं। तो एक प्रोसेस तो है फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स करते हैं और कुछ बैक्टीरियाज भी करते हैं, यानी कि वो लाइट से फूड को प्रोड्यूस करते हैं खुद। एक प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को अभी हमने फंजाई के केस में डिस्कस किया है कि वो अपने फूड को क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कि उनके नीचे जो भी चीज होती है जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहे होते हैं, ब्रेड है, रोटी है, जो भी है, कोई भी गली से प्लांट है या एनिमल है, उसके ऊपर वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो क्या करते
करते हैं वो अपने एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और फिर उसके ब्रेक डाउन करवाते हैं फूड की सॉल्युबल और स्मॉल पार्टिकल्स में, फिर उसको वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और तीसरा होता है इंजेक्शन, जो हम करते हैं, जो एनिमल्स करते हैं, जो ह्यूमंस करते हैं, यानी कि हम लोग खाने को क्या करते हैं, अपने खाते हैं ना, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, अपने माउथ से उसको खाते हैं, उसको निगलते हैं, इंजेस्ट करते हैं। तो इंजेक्शन, ये 3 तरह के जो है वो न्यूट्रिशन को लेने के प्रोसेसेस थे। तो इस जो रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, वो इन 2 चीज़ों पर बेस करा था। एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर, और एक जो था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। इन 2 बातों पर वो बेस कर रहा था। उसके बाद ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को जो है वो 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया गया था। एक किंगडम था मुनेरा। किंगडम मुनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? किंगडम मुनेरा में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि हमने यहाँ पर अभी पढ़ा ना, प्रोकैरियोटिक ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया हैं और आर्किया वगैरह, ये किंगडम मुनेरा में रख दिए गए थे जो प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे? जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। सबसे पहले मुनेरा है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जो कि होते हैं यूनिसेलुलर हैं, उस जिसमें बैक्टीरिया और आर्चिया वगैरह आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा किंगडम था? प्रोटिस्टा था, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा था, जैसे कि यूग्लिना वगैरह, जो कि यूकैरियोटिक तो है, न्यूक्लियस तो उनका वेल डिफाइंड है लेकिन यूनिसेलुलर है। उसके बाद हमारे पास एक किंगडम फंजाई। अभी हमने ऊपर फंजाई के बारे में पढ़ा ना कि फंजाई प्लांट से रिजेंबल करते थे काफी सारे तरीकों से, लेकिन जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स थे और अपना फूड भी वो एब्जॉर्प्शन से लेते थे, और उनकी सेल वॉल भी जो थी वो प्लांट से डिफरेंट थी। तो क्या नाम है, हमने पढ़ा कि फंजाई जो थे पहले किंगडम प्लांटी में रखे हुए थे। जो 2 किंगडम सिस्टम था उसमें फंजाई को किस में रखा हुआ था? किंगडम प्लांटे में उसको प्लेस किया हुआ था। अब यहाँ पे फंजाई के लिए एक अलग सेपरेट किंगडम बना दिया गया है। उसके बाद हमारे पास प्लांटिया आ जाते हैं और एनिमेलिया, जो हमारे पास स्टार से 2 किंगडम सिस्टम से चलते आ रहे हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम के हमारे पास पांचों किंगडम्स कौन कौन से हैं? मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर यहाँ तक हमारे पास हो गया ये रॉबर्ट विटेकर का वर्क। नेक्स्ट अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इन 1988 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, बल्कि 2 बायोलॉजिस्ट थे, एक था मार्गलिस और एक था श्वार्ट्ज। इन दोनों ने मिल के इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या किया? मॉडिफाई किया, यानी कि थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया। इसके अंदर एक नई इम्प्रूवमेंट ऐड कर दी, यानी कि इसको चेंज नहीं किया, इसको रिजेक्ट नहीं किया, इसको सिर्फ इम्प्रूव किया। दे कंसिडर जेनेटिक्स along with cellular organization and mode of nutrition and classification। अभी हमने पढ़ा ना कि रॉबर्ट विटेकर जो था उसका सिस्टम 2 चीजों पर बेस करा था, एक लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन ये जो मार्गलिस और शिवार्ट्स थे, इनका काम सिर्फ इतना था कि इन्होंने इसके अंदर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी इसकी बेसिस के अंदर, वो थी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है कि वो ऐसी साइंस जिसमें हम हेरिडिटरी ट्रेट्स को पढ़ते हैं कि पेरेंट्स से उनके बच्चों तक, ऑफस्प्रिंग तक, उनके ट्रेड्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि आई कलर होता है, हेयर कलर होता है, हाइट वगैरह होती है, ये चीजें कैसे ट्रांसफर होती हैं, जीन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये सब जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक नई चीज जो थी इसकी बेस में ऐड कर दी थी, जेनेटिक्स। दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स टू द सेम 5 किंगडम एज प्रपोज्ड बाय द विटेकर। उन्होंने इसके क्लासिफिकेशन को चेंज नहीं किया था, ये नहीं था कि कोई नया किंगडम ऐड कर दिया था या क्लासिफिकेशन को चेंज किया था, क्लासिफिकेशन यही रही। मतलब कि जेनेटिक्स ऐड करने के बाद भी यही 5 किंगडम्स रहे और किंगडम्स में कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ उन्होंने क्या किया था कि ये जो लेवल्स थे ना, जो बेसिस थी जिन बेस पर क्लासिफाई किया गया था ऑर्गेनिजम्स को, उसके अंदर उन्होंने एक नई चीज ऐड कर दी और वो क्या थी? जेनेटिक्स। इन्होंने किंगडम की क्लासिफिकेशन में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ जेनेटिक्स को इसमें ऐड कर दिया गया था। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मार्गलिस और शिवार्ट्स का वर्क क्या था 5 किंगडम में? तो उन्होंने सिर्फ क्या किया था? जेनेटिक्स को ऐड कर दिया था। अब ये आप लोगों के इस न्यू बुक में एक नई चीज ऐड हुई है, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये इससे पहले वाली आप लोगों की बुक्स में नहीं होता था। अब 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? हमने पहले डोमेन को डिस्कस कर लिया हुआ है अपने पिछले लेक्चर में कि डोमेन क्या था, कि हमारे जो 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो जो डोमेन थी ना वो उन सब में सबसे ऊपर थी, यानी कि किंगडम से भी ऊपर हमारे पास क्या आ गई थी? डोमेन। और उसके बाद फिर ये 7 रैंक्स जो थे वो कंसीडर हो रहे थे। इस एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को उस वक्त दी थी कि जैसे हम ये समझ सकते हैं कि एक कंट्री है, कंट्री के अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस के अंदर सिटीज, सिटीज के अंदर एरिया, स्ट्रीट्स और हाउस नंबर्स वगैरह। और डोमेन क्या है? पूरी कंट्री जिसके अंदर सारी चीजें आ रही हैं, वो क्या है? वो डोमेन होती है।
तो इन 1977 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था कार्ल वूस, क्या नाम था उसका, कार्ल वूस। उसने क्या किया था, टेक्सोन की 1928 से 2012 तक उसकी ये डेट लिखी हुई है कि डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस डेट को इसने अपना काम इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसने एक नया टेक्सोन ऐड किया था, एक नया ग्रुप ऐड किया था। हम वो भी हमने अभी ये पीछे पढ़ा था ना, जब ज्यादा होते हैं तो हम इनको टेक्सा कहते हैं। जैसे अब इन सारे रैंक्स की बात करें या इनमें से 2 या 3 रैंक्स की बात करें, यानी एक से ज्यादा की जब हम बात करेंगे तो उसको टेक्सा कहते हैं। टेक्सा प्लूरल होता है और टेक्सोन क्या है, सिंगुलर है। तो उसने एक नया टेक्सोन ऐड किया था, डोमेन, जो कि किंगडम से भी ऊपर आ गया था, किंगडम से भी क्या था, वो अबव था। उसने सब ऑर्गेनिजम्स को जो है वो 3 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया था। कौन कौन सी 3 डोमेन्स थी, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था इनको, कि जो आर्चिया थे वो क्या थे, वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, और उनके अंदर क्या था, उनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं था, और वो एक्सट्रीमोफाइल्स थे, यानी कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहते थे। और जो बैक्टीरिया थे वो भी क्या है, वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, न्यूक्लियस उनके अंदर नहीं है, लेकिन वो हर जगह पाए जाते हैं। यानी आर्चिया और बैक्टीरिया के अंदर जो थे, उनकी सेल्स की कॉम्पोजिशन में और उनकी बायोकेमिस्ट्री में क्या होता था, डिफरेंस होता था, लेकिन होते दोनों ही यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। और जो यूकैरिया है वो तो यूकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि इसमें सब ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी हमारी पूरी अर्थ के जो ऑर्गेनिजम्स थे ना, उनको 3 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया गया, यानी कि आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। इसको आप ऐसे समझिए जैसे सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ना अर्थ के, उनको 3 बड़े बड़े घरों में रख दिया गया। मतलब सब ऑर्गेनिजम्स को, सारी अर्थ के ऑर्गेनिजम्स को, उनको 3 बड़े से घरों में रख दिया गया। इट वॉज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ द प्रोकैरियोट्स इन 2 डोमेन्स। असल में तो इसमें क्या हो गया था कि प्रोकैरियोट्स को 2 डोमेन्स में कवर कर दिया गया। अभी हमने देखा ना कि आर्चिया एंड बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस है। आर्चिया और बैक्टीरिया सेम नहीं है, इसके अंदर सेल्स की बेसिस पर और उनकी बायोकेमिस्ट्री की बेसिस पर क्या है, डिफरेंसेस हैं। तो उस डिफरेंसेस को कवर करने के लिए इन दोनों के लिए अलग अलग डोमेन बना दी गई थी, और सारे के सारे जो यूकैरियोट्स थे उनको एक सिंगल डोमेन में रख दिया गया। यानी हमने अभी 2 टर्म्स पढ़ी ना, एक प्रोकैरियोट्स की और एक यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स तो सबके सब सिंगल डोमेन में आ गए, लेकिन प्रोकैरियोट्स के लिए 2 अलग अलग डोमेन्स बना दी गई। एक डोमेन थी आर्चिया और एक डोमेन थी बैक्टीरिया। उसके बाद जो दिस क्लासिफिकेशन जो थी, ये जो क्लासिफिकेशन थी, वो असल में उसका मकसद क्या था, आर्चिया और बैक्टीरिया के डिफरेंस को क्लियर करना। इस क्लासिफिकेशन का असल मकसद क्या था, आर्चिया और बैक्टीरिया के डिफरेंस को क्लियर करना। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में और उसके पर्पस के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपने उसमें ये बताना है कि इस क्लासिफिकेशन में जो थी वो प्रोकैरियोट्स को डिवाइड कर दिया गया था 2 डोमेन्स में, आर्चिया में और बैक्टीरिया में, और यूकैरियोट्स सबको एक ही डोमेन में रख दिया गया था, यानी कि यूकैरिया में। और असल जो पर्पस था इस क्लासिफिकेशन का, वो आर्चिया और बैक्टीरिया के डिफरेंस को क्लियर करना था। यहाँ पे ना क्लासिफिकेशन सिस्टम को बड़े मजे के तरीके से आपको कलर्स की फॉर्म में ना समझाया गया है। हम आपको इन कलर्स का मतलब बताते जाते तो आपको ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसमें 2 किंगडम्स थे, एक किंगडम प्लांटी था और एक किंगडम एनिमेलिया था। अब एनिमेलिया को इन्होंने इधर लाइट ब्लू कलर से दिखाया हुआ है एनिमल्स को, और प्लांट्स को ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। तो 2 किंगडम्स बन गए, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। फिर जब 3 किंगडम सिस्टम आया तो उसके अंदर एनिमेलिया के लिए तो अलग ग्रुप था, प्लांटी के लिए भी वही अलग ग्रुप था, जैसे कि 2 किंगडम में थे। लेकिन एक तीसरा किंगडम बनाया गया था यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिनके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी। तो देखिए, इसके अंदर ये प्लांट का कलर भी नजर आ रहा है और एनिमल्स का कलर भी नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ये एक तीसरा कलर भी तो है, क्योंकि प्रोटिस्टा खुद क्या थे, हमने अभी डिस्कस किया। तो जो प्रोटिस्टा थे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। वो क्या थे, वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स तो नहीं ना थे, वो यूकैरियोट्स है लेकिन थे यूनिसेलुलर। तो अब क्या था, जो प्रोकैरियोट्स थे ना, उनको भी प्रोटिस्टा के ही किंगडम में रख दिया गया था। जब 3 किंगडम सिस्टम आया था ना, तो प्रोकैरियोट्स को भी प्रोटिस्टा में ही रख दिया गया था। तो ये जो ऑरेंजिश सा कलर है ना, ये प्रोकैरियोट्स को शो करे, पीच जो कलर है आपके पास। तो अब प्रोटिस्टा के अंदर आपको 3 कलर्स नजर आ रहे हैं, यानी एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन ऑर्गेनिजम्स भी इसके अंदर है, प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले भी, और उसके बाद जो प्रोकैरियोट्स है वो भी इसके अंदर थे। एंड में जब 5 किंगडम सिस्टम आया,
तो उसमें क्या कर दिया गया, उसमें प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया गया, उनके लिए एक अलग किंगडम बन गया मोनेरा का। तो ये जो प्रोकैरियोट्स थे इनको एक अलग किंगडम में रख दिया गया मोनेरा में। फिर प्रोटिस्टा में वही ऑर्गेनिजम्स थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कंफ्यूजन थी कि प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जिनके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हो, उनको किस में रख दिया गया, उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया, इसलिए इसके अंदर दोनों कलर शो हो रहे हैं। बाकी प्लांटी का ग्रीन कलर, एनिमल्स का लाइट ब्लू कलर, और फंजाई के लिए ये आपको ग्रे सा कलर नजर आ रहा है। फंजाई के लिए भी एक सेपरेट किंगडम बना दिया गया था 5 किंगडम सिस्टम में। नेक्स्ट हमारे पास है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमारे पास एक डोमेन आर्चिया है, जिसमें ये प्रोकैरियोट्स है, हमारे पास सारे बैक्टीरियाज वगैरह आ जाएंगे। एक किंगडम जो है वो यू बैक्टीरिया है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ था, हमने अभी देखा 3 डोमेन में 3 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया गया था सब ऑर्गेनिजम्स को, एक आर्चिया, एक बैक्टीरिया और एक यूकैरिया। सही है। अब यूकैरिया के अंदर तो ये सब आ गए ना, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। लेकिन जो मोनेरा थे, ये जो प्रोकैरियोट्स थे, जो मोनेरा थे, जिनमें बैक्टीरिया और आर्चिया आता था मोनेरा में, उसके हमारे पास 2 डोमेन्स बन चुकी हैं। आर्चिया के लिए अलग डोमेन बन चुकी है और बैक्टीरिया के लिए एक अलग डोमेन बन चुकी है। और आर्चिया का जो किंगडम है वो क्या है, आर्चिया बैक्टीरिया एक ही किंगडम है, और बैक्टीरिया के लिए एक ही किंगडम है, यू बैक्टीरिया। इस तरह से यहाँ पे जो डोमेन सिस्टम है ना, वहां पे हमें क्या नजर आ रहा है कि 6 किंगडम्स हैं, आर्चिया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। ये जो मोनेरा थे, प्रोकैरियोट्स थे, जिनमें बैक्टीरिया और आर्चिया थे, दोनों के लिए एक सेपरेट सेपरेट किंगडम लिखा हुआ है यहाँ पे।